आत्मा क्या होती है? एक एनर्जी, अतीत की एक याद, या बस एक मिथक? एनर्जी, क्योंकि आपने देखा होगा घोस्ट हंटर्स को, जो अपनी मशीनों के द्वारा आत्मा की उपस्थिति महसूस करते हैं। एक याद, क्योंकि बहुत लोगों ने आत्माओं को उन जगहों और चीजों के आसपास देखा है जिनसे आत्मा का उसके जीवन काल में लगाव था। इसलिए हमें अक्सर सुनने को मिलता है, आत्मा घर में है, आत्मा खिलौनों में है, और आत्मा कभी कभी उन जीवित इंसानों के अंदर भी प्रवेश कर जाती है जिनसे उन्हें लगाव था। पर आत्मा और उसकी जीवन की यादें सिर्फ उन चीजों तक सीमित नहीं है जिन्हें छुआ जा सके। कभी कभी एक साधारण सी चीज, जैसे एक गाना, वो भी उस आत्मा को याद दिला देता है कि उसके साथ उसके जीवन के अंतिम समय में क्या हुआ था। और इन यादों के साथ उस आत्मा में बदले की भावनाएं ताजा हो जाती हैं। प्रभास, रोहित और संपत तीनों कॉलेज के जमाने से ही एक दूसरे के साथ हैं। अब उनका मिलना उतना नहीं हो पाता जितना पुराने समय में होता था। इसीलिए जब कभी भी तीनों एक शहर में होते तो एक दूसरे को खबर जरूर कर देते थे। भले ही 5 मिनट के लिए सही, लेकिन कुछ न कुछ प्लान वो जरूर करते थे। इस बार का उनका प्लान थोड़ा लंबा था। तीनों को लगभग 3 दिनों की छुट्टी मिली थी। उन्होंने डिसाइड किया कि अपने शहर से कुछ दूरी पर बस एक छोटे से गांव में चलते हैं। बारिशों का मौसम था और इस समय वहां का नजारा बेहद सुहावना हो जाता है। ऊपर से तीनों ही कॉलेज के समय से वहां पर जाना भी चाहते थे, पर कभी ऐसा मुहूर्त बन ही नहीं पाया। 3 दिन की छुट्टी में इतना तो वो कर ही सकते थे। शहर आने के पहले ही दिन वो बारिश से भरी एक सुबह में इस गांव के पास के एक छोटी सी रिहाइश के लिए निकल गए। यहां पर काफी होटल थे, उन्हें वहां पर रहने के लिए कमरा आसानी से मिल जाता। सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ। दोपहर 1 बजे वो होटल के कमरे में थे। सामान वहां पर रखकर दोपहर 2 बजे तक वो होटल के ही पास एक बार में थे, अक्षत बार। कॉलेज के समय रोहित भी इन दोनों के साथ बियर पीता था। समय के साथ वो संभल चुका था और अब वो इन चीजों को हाथ भी नहीं लगाता। प्रभास और संपत ये बात जानते थे। दोनों ने रोहित के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। उन्होंने दिन में ही अपनी पार्टी शुरू कर दी। कुछ समय तक वो आपस में ही अपने काम को लेकर कुछ बातें करते रहे। प्रभास और संपत दोनों अब मस्त हो चुके थे। उन्होंने वो करने का फैसला किया जो कॉलेज के समय से ही उनका एक फेवरेट काम था, पीने के बाद गाना गाने का। कॉलेज के समय से ही तीनों को गाने का शौक था। साथ में तीनों ने कॉलेज में कई स्टेज शोज भी किए थे। आज इतने समय बाद वो फिर से वो पुराने दिनों को जी सकते थे। रोहित ने पीने में तो इनका साथ नहीं दिया, लेकिन गाना गाने में पूरा साथ दिया। वो बार अभी लगभग खाली था। ऊपर से वो तीनों गा भी बहुत अच्छा रहे थे। बार का मालिक, जो कि अंदर से इन तीनों को देख रहा था, उसने भी कुछ नहीं कहा, बल्कि वो भी तीनों के गानों का आनंद लेने लगा। कुछ समय तक यूं ही गाना गाने के बाद अब दिमाग में गाने आने बंद हो गए। अब कौन सा गाना गाएं? अपनी मौज मस्ती में उन्हें ध्यान नहीं रहा कि बारिश कब की शुरू हो चुकी थी। वो लोग बार में अंदर नहीं बैठे थे। बाहर जो छोटे छप्पर लगे थे वो उसमें थे। अगले गाने के बारे में सोचते हुए संपत की नजर बार के सामने कुछ दूरी पर मौजूद सड़क पर गई। वहां पर उसने देखा, सड़क पर इतनी घनघोर बारिश में एक लड़की चले जा रही थी, धीरे धीरे, सिर बिल्कुल सीधा रखे, कंधे हल्के से झुकाकर, जैसे उसे कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी, जैसे उसे बारिश में भीगने से कोई समस्या नहीं थी। वो चले जा रही थी, सड़क में एक तरफ, उस तरफ जो इस बार से दूर जाने के लिए था। संपत के दिमाग में उसे देखकर और कुछ आए या ना आए, अगला गाना क्या गाना है ये आ गया।
वो मुड़ा और उसने गाना शुरू कर दिया, एक लड़की भीगी भागी सी। प्रभास ने इस गाने में उसका साथ देना शुरू कर दिया, पर रोहित चुप रहा। इस गाने को सुनकर उसके चेहरे पर भाव शून्य हो गए। गाना गाते हुए संपत ने हंसकर प्रभास को इशारा किया उस लड़की की तरफ, ये बताने के लिए कि उसके दिमाग में यह गाना कहां से आया। प्रभास उसका इशारा समझ गया और हंसने में उसका साथ देने लगा। बार का मालिक ये सब देख रहा था। उसे भी समझने में कुछ पल का वक्त लगा कि बाहर क्या हो रहा था। जैसे ही उसे समझ आया कि वो ये गाना किस वजह से गा रहे हैं, वो किस वजह से हंस रहे हैं, और सड़क की उस तरफ कुछ दूरी पर कौन है, उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अभी तक वो इन तीनों की मस्ती का आनंद ले रहा था, अब उसके चेहरे पर डर ने घर कर लिया। उसने अंदर से ही आवाज दी, भैया आप लोग अंदर आ जाओ, बारिश तेज हो रही है, पानी आप पर आ सकता है और आपका खाना भी खराब हो जाएगा। प्रभास ने उसे जवाब दिया, इतना अच्छा तो लग रहा है यहां पर, खाना हम बचा लेंगे, थोड़ा पानी हम पर आ भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बार के मालिक और प्रभास में आपस में बातचीत होने लगी। प्रभास अंदर ना आने के कारण बताता जा रहा था और बार का मालिक उन्हें किसी भी तरह से अंदर बुलाना चाह रहा था। इन दोनों की बातचीत के दौरान संपत की नजर फिर से उस लड़की पर पड़ी। पल भर के लिए वो ठिठका। वो लड़की अब रुक चुकी थी, बल्कि वो अब इन्हीं की तरफ देख रही थी, दूर से, ध्यान से, जैसे वो वहां उतनी दूर से भी उन्हें साफ देख पा रही थी। संपत भी उसे बड़े ध्यान से देखने लगा। लाखों सवाल उसके मन में भी चल रहे थे। फिर उस लड़की ने हरकत की। वो इन्हीं की तरफ आने लगी, हल्के कदमों के साथ। संपत जो देख रहा था उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था। उसने आंखें मलकर उन्हें साफ करने की कोशिश की कि कहीं उसकी आंखों को धोखा तो नहीं हो रहा। वो लड़की उनके पास आते हुए एक छोटा कदम रख रही थी, लेकिन उसका एक छोटा सा कदम 8 से 10 फीट की दूरी पार कर रहा था। वो जैसे हर कदम के दौरान हवा में उड़ते हुए आ रही थी। बार के मालिक की नजर भी अब उस लड़की पर पड़ी। उसने भी अब रिक्वेस्ट करना छोड़कर चिल्लाकर कहा, अंदर आओ अभी। सबसे पहले संपत उठकर अंदर भागा। उसके पीछे पीछे रोहित और प्रभास भी आ गए। उन दोनों को कोई खबर नहीं थी कि अंदर इतनी घबराहट के साथ क्यों बुलाया जा रहा है। अंदर पहुंचकर उन्होंने बाहर देखा। वो लड़की अब तेजी से दौड़कर इनके पास आ रही थी, बेहद बेहद तेजी से। किसी भी इंसान को इतनी तेजी से भागते हुए उनमें से किसी ने कभी नहीं देखा। तीनों के मन में कोई संदेह नहीं था कि ये कोई इंसान हो ही नहीं सकती। वो लड़की, वो बला, अपने हाथ आगे कर उन्हें फैलाते हुए भागकर पास आती जा रही थी, जैसे अपने हाथों से इन्हें पकड़ना चाहती थी। उसके पास आते आते उसके गुर्राने और चिल्लाने की आवाज भी तेज होती जा रही थी। उसके अंदर आने से ठीक पहले बार के मालिक ने तेजी से वो दरवाजा बंद कर दिया और वो खुद भी दरवाजे से दूर हो गया। वो बला कभी एक हाथ दरवाजे पर मारती, अगले ही पल उसके हाथ मारने की आवाज खिड़की पर आती, फिर अगले पल पिछले दरवाजे पर। वो एक पल में ही इधर से उधर होकर किसी तरह अंदर आने की कोशिश करने लगी, पर वो अंदर नहीं आ पाई। उसके गुर्राने की आवाज अब फिर से बार के मुख्य दरवाजे के पास से आने लगी, जैसे वह इंतजार कर रही हो उनके बाहर आने का। संपत, प्रभास और रोहित तीनों की हालत खस्ता थी। संपत सुपरनैचुरल चीजों से वैसे ही बहुत डरता था, वहीं बाकी के दोनों इस पर यकीन नहीं करते थे। अभी जो भयानक अनुभव उन्होंने किया उससे तीनों को ही विश्वास हो चला था ये सब चीजें सच में होती हैं। किसी तरह हिम्मत कर संपत ने बार के मालिक से पूछा, ये क्या था?" बार के मालिक ने भी हकलाते हुए जवाब दिया, "ये कोई आत्मा है, कभी कभी दिखाई देती है, सालों से
लेकिन बारिश के मौसम में बस सड़क पर चुपचाप चलते हुए। हम सब इससे दूर ही रहते हैं, लेकिन इसने आज तक किसी को कुछ नहीं किया। इसे आज इस रूप में तो मैं भी पहली बार देख रहा हूं, इतने गुस्से में। जरूर आप लोगों में से किसी ने इसे कुछ कहा या किया। रोहित और प्रभास ने संपत की तरफ देखा। उस लड़की, उस आत्मा की तरफ देखकर गाना और हंसना उसी ने शुरू किया था। वो ही था जो उसकी तरफ इशारे कर रहा था। बार का मालिक समझ गया कि संपत की ही किसी बात पर वो इतने गुस्से में आ गई। उसने आगे कहा, उसने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, पर फिलहाल वो आत्मा बेहद गुस्से में लग रही है। मेरी मानो तो आप 2 से 3 दिन कहीं बाहर मत निकलो, खास तौर पर बारिश के समय। उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, कम से कम उम्मीद तो ऐसी कर सकते हैं। क्या वो पीछा करती है? संपत ने डरते हुए पूछा। नहीं, आज तक तो उसने नहीं किया। 1-2 लोगों को उसने पहले भी डराया है, लेकिन सिर्फ डराया है। उसने पीछा तो उनका भी कभी नहीं किया, न ही दोबारा उनको डराने उनके पीछे गई। पर जितने गुस्से में वो अभी है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। बार के मालिक ने जवाब ने संपत के मन के डर को शांत तो नहीं किया, पर इस जवाब ने रोहित के मन में एक आइडिया दे दिया। कुछ देर बाद जब बाहर से आवाजें आने पूरी तरह से बंद हो गई और बारिश भी रुक गई, तब बार के मालिक ने कहा कि वो चली गई। तीनों के पास वापस अपने रूम में जाने का यह अच्छा मौका है। ये सुनते साथ ही रोहित भागकर दरवाजे पर पहुंचा और उसने दरवाजा खोल दिया। बाहर सच में कोई नहीं था। उसने पलटकर संपत से कहा, उस रूह को छेड़ा तूने है, उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? अगर वो डराने आएगी तो तुझे। मैं तो चला अपने लिए कहीं दूसरा कमरा लेने। कहकर वो तेजी से भाग गया। संपत हक्का बक्का सा उसे देखता रह गया। प्रभास के दिमाग में भी रोहित की कही बात घर कर गई। वो भी तेजी से भागा, रोहित की ही तरह जल्दी से अपना सामान लेकर दूसरी जगह कमरा लेने। संपत की हिम्मत नहीं हुई बाहर भागने की। वो रूह उन दोनों को भले ही कुछ ना करे, लेकिन उसका असली शिकार तो शायद संपत ही था। वो तो वापस अपने कमरे में जाने से भी कतराने लगा। फिर बार के मालिक ने ही उसे समझा बुझाकर अपने 2 लोगों के साथ उसको भेजा। जब संपत कमरे में पहुंचा तो उसने पाया कि वहां से रोहित और प्रभास दोनों का ही सामान गायब है। प्रभास के मन में रोहित की कही बात ने घर कर लिया था। उस रूह को छेड़ने वाला संपत था। वो आत्मा अगर किसी को डराने आएगी तो सिर्फ संपत के पीछे। इसीलिए संपत से जितना दूर रहे उनके लिए अच्छा था। प्रभास निश्चिंत था। बार के मालिक ने 3 दिन शांत रहने के लिए कहा था, लेकिन वो तो कल ही यहां से निकलकर भागने वाला था। फिर चाहे कोई उसके साथ में आए या ना आए, उसको अपने लिए एक रात का कमरा ढूंढने में कोई समस्या नहीं हुई। आखिर ये टूरिस्ट स्पॉट था। यहां पर गली गली में होटल या मोटल आसानी से मिल जाते हैं। तीसरी मंजिल पर मौजूद अपने कमरे में वो रात के 8 बजे के करीब दाखिल हुआ। अंदर घुसते ही साथ उसने अपना कमरा और फोन दोनों ही बंद कर दिए, ताकि उसके किसी भी दोस्त को उसके यहां होने का पता ना चल पाए। वो फिलहाल अकेले रहना चाहता था, बाकियों से और खास तौर पर संपत से दूर। उसने थोड़ी देर आराम किया कि दिमाग शांत हो जाए, पर इतने डरावने अनुभव के बाद कोई अपना दिमाग शांत कैसे रख सकता था। उसने अपने बैग में से शराब की बोतल निकाली, ड्रिंक बनाया और मन शांत करने के लिए एक झटके में पूरा पी गया। जितना जल्दी उस पर शराब का नशा होता, उतना जल्दी उसे आराम आता। 3 से 4 ड्रिंक्स के बाद अब उसे राहत महसूस होने लगी। वो आराम से कुर्सी पर बैठ गया जो खिड़की के पास थी। कोई और समय होता तो वो अपने फोन से ही टाइम पास कर लेता, लेकिन आज फिलहाल वो अपने फोन से भी नहीं खेल सकता था। उसने खिड़की खोली और बाहर के नज़ारों को ही देखकर टाइम निकालने लगा।
उसे यह तब तक करना था जब तक नींद उस पर हावी ना हो जाए, बशर्ते उसकी किस्मत में आज रात की नींद लिखी हो। खिड़की से बाहर का नज़ारा भी दिमाग को शांत करने में उसकी सहायता कर रहा था। खिड़की से बिल्कुल आगे एक नदी थी और नदी से लगकर एक पगडंडी। अच्छी बात थी कि अभी बारिश नहीं हो रही थी, जिस वजह से पगडंडी से लोग जा रहे थे। अंधेरे में लोग तो क्या दिखने वाले थे, बस उनके हाथ में टॉर्च या गाड़ियों की हेडलाइट की वजह से चहल पहल महसूस की जा सकती थी। रात के सन्नाटे को या तो रह रहकर लोगों की दूर से आती बातचीत की आवाज तोड़ रही थी, या फिर झींगुरों और मेंढकों की आवाज। कुल मिलाकर रात और माहौल बिल्कुल शांत थे। प्रभास ने खिड़की के पास खड़े होकर एक गहरी सांस ली। उसका बदन वहां की शुद्ध, ठंडी और मिट्टी की गंध ली हुई हवा से भर गया। कुछ देर पहले उनके जीवन में जो डरावना अनुभव हुआ था, इस ठंडी हवा और शराब से उसे भुलाने में उसे थोड़ी बहुत सहायता तो हो रही थी। लगभग 3 घंटे बाद प्रभास ने शराब पूरी तरह खत्म कर दी। उसके मन में अब डर से ज्यादा नशे ने जगह ले ली थी। वो कुर्सी से उठा और खिड़की बंद कर दी। आंखों को मलता हुआ और लगभग लड़खड़ाता हुआ वो बिस्तर पर पहुंचा। लगभग लुढ़कते हुए वो बिस्तर पर लेट गया। एक लंबी राहत से भरी सांस लेकर उसने आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगा। लेटने के 10 सेकंड बाद ही एक आवाज ने उसे फिर से चौकन्ना कर दिया। ये रोने की आवाज थी, किसी लड़की की। प्रभास चौंकते हुए उठा और कमरे में नजरें दौड़ाने लगा। कमरा इतना बड़ा नहीं था कि नजरों को ज्यादा ढूंढना पड़े। ना ही कमरे में कुछ बड़ा सामान था जिसके पीछे कोई छुपा हो सकता था। ये आवाज बाहर से आ रही थी। कानों में रोने की आवाज आने से प्रभास का नशा आधे से ज्यादा उतर चुका था। जितनी भी नींद उसे आ रही थी वो गायब हो चुकी थी। अगर उसने शराब नहीं पी होती तो वो चुपचाप डर के मारे बिस्तर पर ही बैठा रहता। अभी उसके ऊपर थोड़ा बहुत नशा था। शायद उसी की वजह से वो उठा और ये जानने की कोशिश करने लगा कि रोने की ये आवाज कहां से आ रही थी। खाली कमरे पर नजर मारने के बाद उसे भी समझ में आ गया कि यह आवाज बाहर से आ रही थी, या तो कमरे के दरवाजे के पास से या फिर कमरे की इकलौती खिड़की के पास से। उसके दिमाग ने किसी कोने से एक संभावना यह भी व्यक्त की कि हो सकता है कि यह सच में कोई लड़की हो, ना कि वो जिसकी कल्पना करने से ही वो डर रहा था। दबे कदमों के साथ वो दरवाजे के पास गया और कान लगाकर सुनने लगा। नहीं, ये रोने की आवाज दरवाजे के बाहर से नहीं आ रही थी। उसने पलटकर खिड़की को देखा। उसी तरह दबे कदमों के साथ वो खिड़की के पास जाने लगा। जैसे जैसे वो खिड़की के पास जाता जा रहा था, आवाज और भी साफ होती जा रही थी। जो कोई भी ये रो रहा था वो खिड़की के पास ही था। धड़कते दिल के साथ प्रभास खिड़की के पास आया और कान लगाकर सुनने लगा। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खिड़की खोलकर देखे। ये रोने की आवाज खिड़की के पास से आ तो रही थी, लेकिन प्रभास ने अनुमान लगाया कि जो भी बाहर है वो खिड़की से थोड़ा दूर है। शायद सच में ये किसी लड़की की ही रोने की आवाज थी, किसी रूह की नहीं। प्रभास खिड़की से दूर हटने को हुआ और अगले पल वो ठिठक गया। उसने महसूस किया कि यह आवाज और तेज और साफ होती जा रही थी। इंसान या रूह, यह जो भी था, खिड़की के पास आता जा रहा था। प्रभास की आंखें बाहर से आ रही आवाज के तेज होने के साथ बड़ी होती जा रही थी। उसके दिमाग में कुछ देर पहले जो जगह नशे और नींद ने ली थी, वो फिर से डर ने ले ली। हो सकता है कि ये कोई लड़की हो, रोते हुए अब ये कहीं जा रही हो और मेरी ही खिड़की के सामने से निकल रही हो। कहां मैं भी बेवजह। प्रभास अपने आप को तसल्ली देने के लिए खुद से ही बातें कर रहा था।
अपने ही मन में अपनी ही बात खत्म करने से पहले उसके दिमाग में एक दूसरी बात आ गई, जिसकी वजह से उसने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया। पर यह कमरा, यह खिड़की, ये तो तीसरी मंजिल पर है। कोई लड़की मेरी खिड़की के पास कैसे आ सकती है? डर ने उसके दिमाग को पूरी तरह जकड़ लिया। उसका ध्यान गया ही नहीं कि कब पास आती हुई रोने की वो आवाज डरावनी और गुस्से से भरी गुर्राहट में तब्दील होती जा रही थी। बिजली की तेज आवाज के साथ हल्की बारिश अब तेज हो चुकी थी। इस होटल के कमरों की खिड़कियों में टिन की छोटी सी शेड लगी हुई थी। बड़ी बड़ी बूंदें अब इस टिन पर पड़कर तेज आवाज कर रही थी। उन्हीं आवाजों में अब रोने और गुर्राने की आवाज दब चुकी थी। एक और बादल गरजने की आवाज हुई और बारिशों की जैसी प्रथा है, रूम की लाइट्स चली गई। प्रभास के जैसे अब जाकर समझ में आया कि वो खिड़की के अभी भी पास में है और खिड़की के उस पार वो आत्मा है। वो तेजी से पलटा और कमरे से बाहर भागने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। बदहवासी में उसने कितनी ही कोशिशें की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। शायद दरवाजे पर लगी एक छोटी कड़ी उसने नहीं खोली थी, या फिर दरवाजा जाम हो चुका था, या फिर यह उस आत्मा का ही असर था। प्रभास को कुछ और नहीं सूझा। वो भागकर टटोलते हुए कमरे के बीच बिस्तर पर पहुंचा और उसके नीचे छुप गया, इस उम्मीद में कि शायद उसे ढूंढा ना जा सके। नीचे वो दम साध कर बैठ गया। बारिश की बूंदों के टिन पर पड़ने की वजह से उसके सांस लेने की आवाज दब चुकी थी, लेकिन वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। बंद खिड़की पर अब बाहर की तरफ से कुछ हलचल होने लगी। कोई बाहर से उसे खरोंच रहा था, या शायद खोलने की कोशिश कर रहा था। प्रभास दम साधे सब कुछ देखता रहा। कुछ और आवाजों के बाद एक झटके के साथ खिड़की खुल गई और उसके साथ ही पूरा कमरा एक गंदी बदबू से भर गया। ये बास, ये बदबू, ऐसी ही बदबू दिन के समय प्रभास, रोहित और संपत ने महसूस की थी। ये वही बास थी जो सड़ते हुए मांस के जैसी थी। खिड़की खुलने की वजह से अब कमरे में थोड़ा उजाला हो रहा था। बहुत ज्यादा नहीं, बस इतना कि प्रभास कमरे की दीवारों और उस खुली खिड़की के निचले हिस्से को देख सकता था, और प्रभास की आंखें इसी हिस्से पर टिकी हुई थी। खिड़की से किसी ने कमरे के अंदर कदम रखा। प्रभास अंदर आते पैरों को ठीक से नहीं देख पाया। उसकी आंखें अभी नए नए हल्के उजाले की अभ्यस्त होने की कोशिश कर रही थी। वो पैरों को तो नहीं देख सका, लेकिन पैरों के बाद टखनों तक आई उस ड्रेस को वो पहचान गया। ये वही ड्रेस थी, वही फूलों के प्रिंट वाली ड्रेस जो उस लड़की ने, उस आत्मा ने दिन के समय पहनी थी। दोनों पैरों के अंदर आने के बाद वो आत्मा, या वो जो भी कोई एंटिटी थी, उसने अपना पूरा शरीर अंदर किया। प्रभास उसके पैरों और उस ड्रेस को घुटनों तक ही देख पा रहा था। कुछ ही पलों बाद उसने एक और दिल दहला देने वाला नजारा देखा। उस चीज के हाथ, उसके लंबे, पतले, चोटिल और सड़े गले मांस वाले हाथ। उसके हाथ इतने लंबे थे कि सीधा खड़े होने के बाद भी उसके हाथ घुटनों से भी जरा नीचे तक आ रहे थे। प्रभास दम साधे ये पूरा नजारा देख रहा था। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि बस आज बचा ले भगवान। वो आकृति, वो आत्मा, वो चीज कमरे में टहलने लगी, जैसे वो ढूंढ रही हो कमरे में होने वाली किसी भी हलचल को, कमरे में होने वाली किसी भी आवाज को, कमरे में मौजूद प्रभास को। एक समय ऐसा आया जब वो साया कमरे के चक्कर लगाते हुए बेड के बिल्कुल पास आ गया। प्रभास ने सांस रोकने के बाद अपने मुंह पर हाथ भी रख लिए।
किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। अब तक उसकी आंखें कमरे में मौजूद उस मध्यम उजाले की अभ्यस्त हो चुकी थी। उस साय के इतने पास होने के बाद अब वो बिस्तर के नीचे से छुपे हुए उसके पैरों को देख सकता था। उस साय के पैर उल्टे थे। ये कोई आत्मा या रूह नहीं थी, ये एक चुड़ैल थी। उसके पैरों को इतनी पास से देखने के बाद प्रभास की दिल की धड़कनें और भी तेज हो गई। उसके हाथ उसके मुंह पर थे, मुंह और नाक से आने वाली सांसों की आवाज को रोकने के लिए। अब उसने अपना एक हाथ मुंह से हटाकर अपनी छाती पर अपने दिल के ऊपर रख लिया, इस उम्मीद में कि हाथ रखने से उसकी तेजी से धड़कते दिल की आवाज उस चुड़ैल तक ना पहुंचे। शायद उसके ये मासूम से प्लान काम भी कर रहे थे। आखिर उस चुड़ैल को प्रभास अभी तक नहीं मिला था। वो चुड़ैल उसी तरह चलती हुई प्रभास से दूर बेड के एक तरफ चली गई, उस तरफ जहां पर बेड पर लेटने के बाद इंसान के पैर होते हैं। उस चुड़ैल के पैरों की एड़ियां प्रभास की तरफ थी। कोई आम इंसान यदि इस तरह खड़ा होता तो प्रभास की तरफ उसकी पीठ होती, लेकिन ये एक चुड़ैल थी। उसके पैर उल्टे थे। उसके इस तरह से खड़े होने का मतलब था कि उसका चेहरा प्रभास की तरफ था। प्रभास सांसों को थामे, दिल को थामे इंतजार कर रहा था। इंतजार कि अभी ये चुड़ैल खिड़की से वापस चली जाएगी। एक चीख के साथ प्रभास के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने झटके से घबराते हुए देखा। ये वही पतला सा चुड़ैल का हाथ था। चुड़ैल ने उसे ढूंढ लिया था। छुपने का अब कोई फायदा नहीं था। प्रभास बदहवासी में बिस्तर से बाहर निकला। वो चुड़ैल वहीं पर खड़ी थी, उसके और बाहर जाने वाले दरवाजे के बीच में। दरवाजा वैसे भी नहीं खुल रहा था, लेकिन खिड़की खुली थी। प्रभास ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और वो खिड़की से नीचे कूद गया। डर, घबराहट, बदहवासी और इस कमरे में आए हुए ज्यादा समय ना होने की वजह से वो भूल चुका था कि कमरा तीसरी मंजिल पर था। तीसरी मंजिल से वो सिर के बल नीचे गिरा। उसके गिरने के तुरंत बाद उस छोटे से होटल के चौकीदार का ध्यान इस तरफ चला गया। उसने हल्ला मचाकर दूसरों को भी जगाया। 2 मिनट में ही लोग उठकर वहां पर जमा होने लगे। अगले कुछ मिनट बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। रात के अंधेरे में प्रभास धीरे धीरे होटल से दूर होता जा रहा था। साथ में खत्म होती जा रही थी वो गंदी बदबू जो उस चुड़ैल के पास होने का संकेत थी। वो वहां से जा रही थी, रात के अपने अगले शिकार के पास। संपत बेचैनी से अपने कमरे में घूम रहा था। उसे तो कोई खबर नहीं थी कि अभी अभी कुछ मिनट पहले प्रभास के साथ क्या हो चुका है। प्रभास की तरह वो भी उस चुड़ैल के आने की आशंका से डरा हुआ था। अपने मन को शांत रखने और डर निकालने के लिए उसने शराब नहीं ली थी। उसे पता था कि इस वक्त शराब पीने से फायदे से कहीं ज्यादा नुकसान थे। अपने कमरे में वो इधर से उधर पैदल चल रहा था। इसी से उसे थोड़ी बहुत राहत मिल रही थी। बीच बीच में वो कभी प्रभास को तो कभी रोहित को फोन लगा रहा था। कोई तो फोन उठा ले, कोई तो आ जाए उसके पास, उसके कमरे में। प्रभास का फोन तो घंटों से स्विच ऑफ आ रहा था। रोहित के फोन की घंटी तो जा रही थी, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा था, ना ही वो मैसेजेस का जवाब दे रहा था। कुछ मिनट इसी तरह चहलकदमी करने में बीत गए। दरवाजे पर बजी घंटी से संपत के दिल की धड़कनें तेज हो गई। कौन हो सकता था वो भी इस वक्त? दरवाजा खोलूं या नहीं? सूखे गले और सावधानी से बढ़ते कदमों के साथ वो दरवाजे के पास पहुंचा। थरथराते गले से बस इतनी आवाज निकली, कौन? मैं, रोहित। ये शब्द फिलहाल संपत के कानों के लिए शहद के जैसे थे। आखिरकार रोहित आ गया। वो अब अकेला नहीं था। उसने तेजी से दरवाजा खोला। सामने सच में रोहित था।
उसे सामने देखकर फिलहाल उसे बेहद खुशी हो रही थी। उसने जल्दी से उसे अंदर बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। संपत उसके यहां आने के लिए धन्यवाद कर रहा था और बताने लगा कि वो कितना डरा हुआ है। उसकी पूरी बात बताने के दौरान रोहित बिल्कुल चुपचाप रहा। संपत अपना डर मन से निकालने के लिए लगातार कुछ न कुछ कहे जा रहा था। रोहित उसी तरह खामोशी से सब कुछ सुन रहा था। उसकी खामोशी बेहद क्रीपी थी। तभी संपत का फोन, जो उसकी जेब में था, वो बजा। उसने बात करते करते हुए ही जेब से फोन निकाला और देखने लगा कि किसका फोन है। फोन पर दिख रहे नाम को देखकर वो दंग रह गया। रोहित के आने से उसे जो राहत मिली थी, उसने अब उसके मन में डर को और तेज कर दिया था। फोन पर लिखा था, रोहित कॉलिंग। उसे रोहित ही फोन कर रहा था। उसने एक बार नजर ऊपर कर इस रोहित की तरफ देखा। वो अब कमरे की खिड़की के पास जा चुका था। वो बाहर देख रहा था और उसकी पीठ संपत की तरफ थी। उसका हाव भाव अभी भी उसी तरह था, शांत, सुकून से भरा, जैसे उसे किसी चीज का कोई डर ना हो। अब जाकर संपत का ध्यान इस बात पर गया कि जब से रोहित आया है, उसने एक शब्द भी नहीं कहा था। उसका दिमाग इन सारी कड़ियों को जोड़कर जिस ओर इशारा कर रहा था, उसे सोचकर ही संपत के पसीने छूटने लगे थे। अगर रोहित का फोन मुझे आ रहा है तो तो मेरे सामने ये कौन है? अपने दिमाग में हो रहे इस द्वंद्व की वजह से उसके फोन उठाने से पहले ही फोन कट हो गया। रोहित, या ये जो कोई भी था, अभी भी खिड़की की ही तरफ देख रहा था। संपत धीरे धीरे, बिना पैरों की आवाज किए, बिना सांसों की आवाज किए, कमरे के दरवाजे के पास जाता जा रहा था। वो कमरे से चुपचाप निकलकर भागना चाहता था। उसके दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही उसका फोन फिर से बजा। फोन पर फिर से रोहित का नाम उभरा। अब की बार फोन के बजने से कमरे में मौजूद रोहित पीछे पलटा। उसने अभी तक एक शब्द नहीं कहा था और उसने आंखों से संपत को इशारा किया कि फोन उठाओ। कांपते हाथों के साथ संपत ने फोन उठाया और हाथों से भी ज्यादा कांपती आवाज में उसने किसी तरह फोन पर हेलो कहा। अब बस कुछ पलों की बात थी उसके डर को सच साबित होने में। हेलो भैया, आप तीनों में से किसी का फोन यहां पर छूट गया है। संपत अपने मन में ही बनाए जाल से धीरे धीरे बाहर निकला। उसने संभलते हुए किसी तरह पूछा, आप कौन? मैं अक्षत बार का मालिक। आप तीन लोग दिन में यहां पर आए थे ना? संपत इस नई जानकारी को अभी प्रोसेस कर ही रहा था। फोन पर दूसरी तरफ बार का मालिक जवाब ना मिलने पर हेलो हेलो करता रहा। कुछ पल की शांति और इस नई जानकारी की मिलने के बाद संपत ने फोन पर पूछा, आपको यह नंबर कैसे मिला? मतलब फोन तो लॉक रहा होगा ना? हाँ, लॉक है। इमरजेंसी कांटेक्ट लगा रखा है इस फोन में, दो लोगों को, एक प्रभास नाम से और एक संपत नाम से। प्रभास का फोन बंद आ रहा है। ट्राई हमने उनको भी किया था। बात सही बैठ रही थी। संपत को भी पता था कि प्रभास का फोन बंद आ रहा है और शायद रोहित इसी वजह से फोन नहीं उठा पा रहा हो। पर इससे अभी भी ये बात साबित नहीं होती कि उसके सामने अभी जो कोई है वो सच में रोहित है या नहीं। आखिर इतने समय से वो रहस्यमयी तरीके से शांत है। उसने बार के मालिक से धीरे से कहा कि कल आकर ले लेंगे। उसने उस रोहित से पूछ लिया, तू इतना शांत क्यों है? आखिर रोहित ने भी अपना मौन तोड़ा। तेरी बातें सुनने के बाद मैं कुछ सोचने लगा था। यह आवाज रोहित की ही थी। वो बोलता गया, देख, मैं यहां कोई तेरा साथ देने नहीं आया था। मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा था। मुझे लगा शायद इसी कमरे में छूट गया है।
मैं तो सिर्फ उसे लेने आया था। पर यहां तुझे इतना डरा देखकर और तेरी बातें सुनने के बाद मुझे लगा कि तुझे मैंने ऐसे अकेले छोड़कर अच्छा नहीं किया। मैं वही सब कुछ सोच रहा था। आया तो मैं फोन ढूंढने था, लेकिन छोड़ो, उसे कल ढूंढेंगे। चल, अभी अब सो जाते हैं। हो सकता है हम लोग ही ज्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है दिन में जो मिली वो सच में कोई आत्मा हो, पर इस बात का कोई सबूत नहीं कि वो हमारे पीछे पड़ी है। उस बार के मालिक ने भी तो यही कहा था ना। दोनों में इसी तरह की बातचीत होने लगी। रोहित संपत को सांत्वना और दिलासा देते हुए उसका हौसला बढ़ा रहा था। इन दोनों में ही किसी का इस बात पर ध्यान नहीं गया कि कमरे की अलमारी धीरे धीरे अपने आप खुल रही थी। संपत का ध्यान इस बात पर गया देर में, काफी देर में, जब अलमारी लगभग आधी खुल चुकी थी। उसने रोहित से बात करना छोड़ डरी हुई निगाहों से उस अलमारी की तरफ देखना शुरू किया। रोहित भी उस दिशा में देखने लगा जहां पर वो देख रहा था। अलमारी अब लगभग पूरी तरह खुल चुकी थी। अगले ही पल वो चुड़ैल अपने उसी भयानक रूप में अलमारी से निकलकर चीखती हुई रोहित पर झपटी। किसी के कुछ भी करने या संभलने से पहले रोहित का गला उस चुड़ैल के लंबे हाथों में था। गजब की ताकत दिखाते हुए उस चुड़ैल ने एक ही हाथ से उसके गले को पकड़े हुए जमीन से ऊपर उठा लिया। वो अपने आप को छुड़ाने के लिए जी भर कर कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथों में आकर वो क्या कर सकता था। कुछ पलों तक ऊपर लटकाकर रखने के बाद आखिर उस चुड़ैल ने उसे वापस जमीन पर उतारा और उसके गले को पकड़े हुए ही एक झटके के साथ उसे दीवार से टिका दिया। रोहित अब सांस ले पा रहा था, लेकिन उसके सामने वो चुड़ैल कुछ ही दूरी पर थी। उसकी आंखें, बालों से ढके उसके चेहरे पर वो आंखें, सफेद रंग पर खून से सने किनारों वाली उसकी आंखें, जिनमें जमाने भर का गुस्सा था। पता नहीं किस बात का। शायद किसी ने उसके साथ कभी किसी जमाने में गलत किया था, या शायद वो ऐसी ही थी, दूसरों को अपना शिकार बनाने वाली। जो भी कारण हो, फिलहाल रोहित उसका शिकार होने वाला था। रोहित ने किसी तरह चेहरा टेढ़ा कर संपत की तरफ देखा। गला एक शिकंजे में कसे हुए होने के कारण वो बोल नहीं पा रहा था। आंखों ही आंखों में उसने इशारा किया कि उसकी सहायता करे, कुछ तो करे ऐसा कि ये बला उसका गला छोड़ दे। संपत उसका इशारा समझ गया। उसने वही किया जो फिलहाल वो अच्छे से कर सकता था। उसने अपने दरवाजे के पास होने का फायदा उठाया और वहां से भाग गया। इतना ही नहीं, भागने से पहले उसने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किया और कड़ी लगा दी। दरवाजे के बंद होने की आवाज से चुड़ैल का ध्यान उस तरफ गया। कुछ पल और वो रोहित को उसी तरह देखती रही, नफरत से, गुस्से से, जैसे सोच रही हो कि इसके साथ क्या करूं। रोहित डरा हुआ चुपचाप देखता रहा। आज उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। रोहित की तरफ कुछ पल लगातार गुस्से से देखने के बाद उस चुड़ैल के चेहरे, उसकी आंखों और उसके शरीर के भाव ठंडे हो गए। अचानक ही अब ना तो उन आंखों में वो नफरत, चेहरे पर गुस्सा और पंजों में वो फौलादी ताकत थी जिससे उसने अभी तक रोहित का गला पकड़ा हुआ था। उसने रोहित को छोड़ दिया। रोहित अपने गले को मलता हुआ और खांसता हुआ वहीं पर गिर गया। वो छूट तो गया था, पर चुड़ैल के उद्देश्य पर अभी भी उसे शक था। वो चुड़ैल बिना रोहित की तरफ देखे तेजी से दरवाजे के पास गई और उसे तोड़ते हुए बाहर निकल गई। रोहित हक्का बक्का सा देखता रह गया। दरवाजा टूटने से कम वो बाहर तो निकल सकता था। थोड़ा संभलने के बाद वो भी दरवाजे से बाहर निकला, संपत की मदद करने के इरादे से नहीं, ये देखने के लिए कि चुड़ैल कहां जा रही है।
संपत बेतहाशा भागे जा रहा था। भागते भागते वो अब इस छोटी सी रिहाइश से दूर निकल आया था। वो खुली सड़क पर दौड़ रहा था। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। रात के 2 बजे सड़क पर कभी कभार इक्का दुक्का कार ही दिख रही थी। संपत को अब किसी से कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। भागते हुए वो बस स्टॉप तक जाना चाहता था। चाहे जहां ले जाए बस, वो चला जाएगा। कम से कम इस मनहूस जगह से दूर तो रहेगा। उसने उस चुड़ैल को 2 बार साक्षात देख लिया था। संदेह का तो कोई सवाल ही नहीं था। कुछ देर बाद संपत रुका, सांस लेने के लिए। उसे यकीन हो चुका था, अब वो सुरक्षित है। रोहित के साथ जो हुआ सो हुआ, पर वो तो सुरक्षित था। सांस लेते और हाँफते हुए उसने अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखे और झुकते हुए सांस भरने लगा। आखिरी और लंबी सांस लेने के बाद वो सीधा हुआ। वो चुड़ैल ठीक उसके सामने थी। डर से चिल्लाता हुआ संपत पीछे जा गिरा। चुड़ैल के चेहरे पर, उसकी आंखों पर अब वो गुस्सा वापस लौट आया था। गुस्से में वो बेहद डरावने ढंग से गुर्रा रही थी। जमीन पर पड़े हुए ही संपत उससे दूर जाने के लिए पीछे हटने की कोशिश करने लगा। उस चुड़ैल ने थोड़ा झुककर अपने हाथ फैलाए, जैसे वो बस संपत पर झपटने वाली हो। संपत को अपना अंत दिख रहा था उस चुड़ैल के रूप में। चीख मारते हुए चुड़ैल संपत पर झपटी। वो आंखें बड़ी किए डर से अकड़े शरीर के साथ उसे अपनी ओर आता देखता रहा। लेकिन वो चुड़ैल उस तक पहुंची नहीं। उस तक पहुंचने के महज कुछ इंच पहले वो चुड़ैल गायब हो गई, संपत की नजरों के ठीक सामने से। उसके गायब होते ही साथ संपत ने देखा कि चुड़ैल तो गायब हो गई, लेकिन एक ट्रक तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। चौंकते हुए उसे होश आया। अपने आप को बचाने के लिए वो सड़क पर किनारे होने की कोशिश करने लगा, पर उसके पैर ट्रक के नीचे आ गए। बारिश की रात का सन्नाटा उसकी दर्द भरी चीखों से गूंज उठा। उस ट्रक वाले ने भी चीखें जरूर सुनी होंगी, पर वो नहीं रुका। वो उसी तरह ट्रक भगाता हुआ रात के अंधेरे में ओझल हो गया। संपत की चीख सुनकर कुछ 2 कारें रुकी। उनमें बैठे लोग भले थे। उन्होंने खुद ही उसे हॉस्पिटल ले जाने का फैसला किया। उसे कार में लेकर वो सबसे नजदीकी हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गए। रोहित कुछ दूर तक अपने होटल से निकला था। वो चुड़ैल का पीछा करना चाहता था, पर वो ना जाने कहां गायब हो चुकी थी। उसे कुछ पता नहीं चला कि वो किस दिशा में गई। आखिर उसको और ढूंढना छोड़कर वो वापस अपने होटल में पहुंच गया। होटल के गेट पर कुछ स्थानीय लोग खड़े थे। रोहित को देखकर वो उसके ही पास आ गए। वो उसका ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसे बताया कि उसका मित्र प्रभास अपने कमरे की खिड़की से नीचे गिर गया है। उसके सिर में भारी चोट आई है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। छोटी जगह होने की वजह से प्रभास को हॉस्पिटल ले जाने वाले लोगों में से 1-2 ने उसे पहचान लिया और बता दिया कि ये किन लोगों के साथ देखा गया था। उनकी बातें सुनकर रोहित चौंक गया। उसे तो लगा था कि चुड़ैल से सिर्फ संपत को खतरा है। क्या उस चुड़ैल ने प्रभास पर भी हमला किया, या फिर वो सच में किसी वजह से खिड़की से गिर गया? वो तुरंत उन लोगों के साथ हॉस्पिटल चला गया। प्रभास आईसीयू में था। उसके सिर पर गहरी चोट आई थी। उसके साथ क्या होगा यह 2 से 3 दिन में पता चलने वाला था। डॉक्टरों से रोहित की फिलहाल यही सब बातें चल रही थी। इसी बीच उसे बाहर से आती कुछ हड़बड़ी भरी आवाजें सुनाई दी। साथ में आई एक चीख। यह आवाज उसके पहचान की थी। वो तेजी से बाहर निकला और बाहर का नजारा देखकर एक पुतले के जैसे जड़ हो गया। ये चीख संपत की थी। उसे जल्द से जल्द अंदर लाया जा रहा था। देरी हो जाने पर अधिक खून बह जाने से उसकी स्थिति और गंभीर हो सकती थी। रोहित से संपत की स्थिति देखी भी नहीं जा रही थी। भले ही आज उसे संपत से धोखा मिला था, फिर भी उसकी इतनी बुरी हालत होने पर उसे संपत पर तरस आ रहा था।
संपत की चीखें धीरे धीरे कम होने लगी। उसे भी आईसीयू में ले जाया गया। रोहित को समझते देर नहीं लगी कि संपत और प्रभास दोनों की इस हालत के पीछे उस चुड़ैल का ही हाथ था। पर पर उसने फिर आखिर रोहित को क्यों छोड़ा? अपने ख्यालों में उलझे हुए रोहित की निगाहें हॉस्पिटल की एक खिड़की पर गई। खिड़की के बाहर वो खड़ी थी, वो चुड़ैल। बल्कि नहीं, अभी उसे चुड़ैल नहीं कह सकते। वो अपने चुड़ैल वाले भयानक रूप में नहीं थी। वो अपने उस रूप में थी जब उन्होंने इसे पहली बार देखा था, अक्षत बार के सामने, बारिश में, सड़क पर चलते हुए, जब संपत ने शराब के नशे में उसे छेड़ने के लिए वो गाना गाया था। क्या था वो गाना? हाँ, एक लड़की भीगी भागी सी। उसे देखकर रोहित डर चुका था। क्या ये अब रोहित के लिए आई थी? पर नहीं, रोहित के सामने उस आत्मा ने अपना एक और रूप बदला। अब वो बिखरे बाल, फटे पुराने खून से लथपथ कपड़े, जगह जगह चोट और घाव लिए बदन वाले रूप में नहीं थी। उसके बाल करीने से जम चुके थे, उसके कपड़े नए, और सारे घाव ठीक हो गए थे। वो अब बिल्कुल किसी सामान्य सी लड़की के जैसी लग रही थी। शायद मरने से पहले वो ऐसी दिखती थी। और आखिरकार रोहित की नजर गई उसके चेहरे पर। ये चेहरा, ये आंखें, इन्हें वो कैसे भूल सकता था? उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल की चश्मदीद हैं ये आंखें। उसके जीवन के सबसे बड़े कलंक का सबूत है ये चेहरा, और जीवन में उसके द्वारा किए जा रहे पश्चाताप का कारण है ये लड़की। उसे याद आया, आज से 12 साल पहले की वो मनहूस रात, जब उसके, प्रभास और संपत के हाथों एक अनर्थ हुआ था। बारह साल पहले की बात है। रोहित, संपत और प्रभास लगभग 20 साल के रहे होंगे। जवान खून और ऊपर से नई नई मिली आजादियां। एड्रेनलिन को काबू में रखना बड़ा मुश्किल होता है। जरा सा राह से भटके और पूरा भविष्य बर्बाद हो सकता है। इन तीनों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। कॉलेज खत्म होने की कगार पर था। तीनों के लिए शराब नई चीज थी। ऊपर से संपत को ड्राइविंग लाइसेंस भी नया नया मिल चुका था। फिर क्या था, तीनों निकल जाते थे लॉन्ग ड्राइव पर, शराब पीते और गाना गाते हुए। ये तीनों का ही फेवरेट काम था, शराब पीकर गाना गाना, वो भी किशोर कुमार के। उस रात तीनों यही कर रहे थे। तीनों ने इतनी शराब पी थी कि जिस हालत में घर से बाहर तक नहीं निकलना चाहिए, ये गाड़ी चला रहे थे, वो भी 80 से ऊपर की स्पीड में, गाना गाते हुए एक सुनसान सी रोड पर। इस सड़क के बारे में तीनों को अपने ही जैसे किन्हीं लोगों के द्वारा पता चला था। रात को 1 बजे के बाद यह सड़क सुनसान रहती थी। कितना भी तेज चलाओ, कितनी भी देर तक चलाओ, कोई समस्या नहीं थी। तूफानी बारिश की उस रात के 2 बजे तीनों वही कर रहे थे। कार चलाते चलाते और गाना गाते गाते एक समय ऐसा आया जब पीछे बैठे रोहित ने लड़खड़ाती आवाज में संपत से कहा, "ये गाना एक बार फिर से लगाओ।" संपत उसकी हां में हां मिलाते हुए गाना रिपीट करने के लिए नीचे देखने लगा। कहने के लिए तो उसका ध्यान मुश्किल से 2 सेकंड के लिए हटा था, पर बारिश में विजिबिलिटी काफी कम रहती है, ऊपर से रात और इतनी तेज रफ्तार। 2 सेकंड क्या, आधा सेकंड भी घातक हो सकता है। अगले ही पल इनकी कार से कुछ टकराया। जिस भी चीज पर टक्कर लगी वो उछलकर पहले कार की छत और फिर कार के पीछे जा गिरी। तीनों हड़बड़ा गए। उन्होंने जल्दी से कार रोकी और बाहर निकले। उन्होंने कार का दरवाजा बंद भी नहीं किया और कार में गाना तेज आवाज में बजने लगा, जिसकी आवाज अब बाहर भी आ रही थी। ये वही गाना था जिसके दोबारा बजाने की फरमाइश रोहित ने की थी। तीनों कार के पीछे गए। कार के पिछले हिस्से से आती मध्यम रोशनी में उन्होंने देखा, उनके सामने सड़क पर एक लड़की पड़ी थी, फूलों वाली सफेद रंग की एक ड्रेस में, जो खून से लथपथ हो चुकी थी। तीनों का ही नशा हवा हो चुका था। किसी को समझ में नहीं आया कि क्या करें। रोहित ही आगे बढ़ा।
उसने उस लड़की को उठाया, फिर बाकी दोनों से कहा, इसकी सांसें चल रही है, जल्दी इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं, ये बच सकती है। संपत और प्रभास ने एक दूसरे को डर भरी निगाहों से देखा। वो रोहित के इस सुझाव से खुश नहीं थे। रोहित भी उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना मिलने से हैरान था। उसने झल्लाकर कहा, किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी आओ और इसे उठाने में हेल्प करो। संपत ने अपने मन के डर को उसे बताया। अगर किसी को इसके बारे में पता चला तो सारा इल्जाम हम पर आएगा, बल्कि मुझ पर। गाड़ी मैं चला रहा था, वो भी शराब पीकर। हम तीनों का ही भविष्य बर्बाद हो जाएगा। रोहित को उसके इस तर्क पर बड़ा गुस्सा आया। वो उसे जवाब देने ही वाला था कि कराहते हुए उस लड़की ने आंखें खोली। शायद उसने उनकी बातें सुन ली थी, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस देखा और सुना। उसने देखा शराब में धुत 3 लड़कों को, जिनकी लापरवाही ने उसकी ये हालत कर दी थी। उसने सुना तीनों लड़कों को कि कैसे अपना भविष्य बचाने के लिए वो दूसरे की जिंदगी से खेल रहे हैं। और उसने सुना कार में बज रहे उस गाने को, एक लड़की भीगी भागी सी। यही था वो गाना जो उस लड़की के कानों में पड़ रहा था। इससे आगे उस लड़की ने ना कुछ देखा, ना सुना और ना ही कहा, क्योंकि उसने अपनी आंखें फिर से मूंद ली थी, हमेशा के लिए। रोहित को कुछ नहीं सूझ रहा था। उसके इतनी पास, उसके ही हाथों में एक मृत्यु हुई थी। सबसे घिनौनी बात यह थी कि इसके पीछे उसका खुद का हाथ था। संपत और प्रभास पीछे से उसके पास आए। उन्होंने उसे समझाया कि अगर वो इसे लेकर जाते भी तो भी कुछ नहीं हो पाता। उसका खून इतना ज्यादा बह चुका था कि उसका बचना नामुमकिन था, पर अभी भी वो खुद को बचा सकते थे। किसी ने उन्हें नहीं देखा था। वो तीनों ही चुपचाप वारदात की घटना से निकल गए। आने वाले कुछ समय तीनों डर कर रहे। हर पल उन्हें लगता कि पुलिस उनके दरवाजे पर आ सकती है। 3 साल होते होते वो वापस से सामान्य हो चुके थे। उन्होंने फिर से शराब और मौज मस्ती शुरू कर दी, पर रोहित अब शराब से दूर रहता। वो आखिरी रात थी जब उसने शराब को हाथ लगाया। बारिश की उस रात को हुए हादसे के बाद से उसका हर दिन पछतावे में निकला। रोहित अतीत की यादों से वर्तमान में लौट आया। उसने खिड़की पर नजर डाली। वहां अब कोई नहीं था। उसे उस आत्मा या उस चुड़ैल के कुछ बर्ताव का कारण अब समझ में आ चुका था, पर कुछ सवाल उसके मन में अभी भी थे। वो अब उनके बारे में नहीं सोचना चाहता था। अब वो बस इंतजार कर रहा था कि संपत और प्रभास का क्या होता है। तीन दिन लग गए, लेकिन संपत और प्रभास दोनों बच गए, पर उन्हें इसकी भारी कीमत देनी पड़ी। संपत के दोनों पैरों को काटना पड़ा। अब या तो वो व्हील चेयर पर रहेगा या फिर नकली पैरों के सहारे चलकर बस जीवन के कुछ जरूरी काम कर सकेगा। सीधे सीधे कहें तो अब वो कभी भी गाड़ी नहीं चला सकेगा। प्रभास के सिर और दिमाग में चोटें आई। कहने को तो वो ठीक है, पर उसे अब अपना बाकी का जीवन जितना हो सके बिना स्ट्रेस के जीना होगा। दिमाग पर ज्यादा जोर पड़ने पर उसे ब्रेन हेमरेज हो सकता है। उसे डॉक्टरों ने एक चेतावनी और दी, दोबारा कभी भी शराब नहीं पीनी। प्रभास के बारे में उन्होंने कहा कि उसे जब हॉस्पिटल लाया गया था तो उसके शरीर में अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा थी। उसी की वजह से वो तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया था। संपत ने अपने एक्सीडेंट के बारे में कहा कि वो रात को बस पकड़ने गया था और ट्रक उसे कुचलकर भाग गया। वो बस पकड़ने क्यों गया था, इस बारे में उसने कुछ बहाना मार दिया। कोई कुछ भी कहे, तीनों को ही ये बात पता थी कि असल में उनकी ये हालत किस वजह से हुई है। रोहित ने उन दोनों को उस चुड़ैल की, उस आत्मा की असलियत नहीं बताई।
वो दोनों को किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं देना चाहता था। ये स्ट्रेस उसकी खुद की सजा थी। सब सच्चाई पता होने के बाद भी वो किसी से कुछ नहीं कह सकता था। उसे अब ये बोझ भी अपने पश्चाताप के साथ अकेले ढोना था, जीवन भर। कुछ सवाल अभी भी बाकी रह गए हैं। क्या उस आत्मा ने इन तीनों को तब पहचाना जब इन्होंने अनजाने में वो गाना गाया? अगर इनकी जगह कोई और इंसान वो गाना कभी उसके सामने गा देता तो वो उसके पीछे पड़ जाती? क्या वो उनके पीछे जाती भी, या फिर रोहित की ही तरह वो शायद उन्हें पहचान कर छोड़ देती? सवाल कई हैं, पर जो इसका जवाब दे सकती थी उसे अब मुक्ति मिल चुकी है। उसका बदला जो पूरा हो चुका है। जिन लोगों ने उसे अपने कुछ पल के रोमांच के लिए मारा, उन लोगों को इसने उनके जीते जी ही मार डाला। जो भी हो, पूरी कहानी से एक बात तो साफ है, कभी भी कोई ऐसा काम मत करो जिससे दूसरे को तकलीफ हो। तुम्हारे कुछ पलों का मजा बाकियों और तुम्हारे खुद के लिए जीवन भर की सजा बन सकता है।